दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका अपने YouTube चैनल पाइनियर प्लस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे इस चैनल से रेगुलर करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चंस इसमें डेली लगभग 15 क्वेश्चन हर क्लास के डिस्कस होते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल दिया जाता है, जिसे एग्जाम के अंदर आप डिट्टो देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर हर बार स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, अकेला यही एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बच्चा स्कोर नहीं कर पाता। मैथ्स तैयार कर लेता है, रीजनिंग तैयार कर लेता है, एक बार को वो इंग्लिश को भी प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन जब नंबर आता है इस वाले हिस्से का तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आता है और इस हिस्से में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पाइनियर प्लस की द्वारा दिया गया एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, जो कि हर विद्यार्थी की सपोर्ट करेगा और सभी समय समय पर आपकी मदद करता रहेगा। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, समझिए, नोट्स बनाइए, पीडीएफ हमारे चैनल के द्वारा दिए गए नीचे लिंक से डाउनलोड कीजिए और अपने अच्छी से अच्छी कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से आप एप्पल के iOS स्टोर से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंटरेक्टिव कोर्सेज हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जो बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं एक बहुत नॉमिनल चार्जेस पर, और पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को एक घर बैठकर पढ़ाई करने में सहायता मिली। और कोविड-19 की परिस्थिति में दोस्तों सभी जानते हैं कि कमाई नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उससे कम चार्जेस में हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक, क्विज और वोकैब सेक्शन डेली 30 मिनट्स का मिलेगा ही मिलेगा। वोकैब सेक्शन इस बार आपको स्टोरी बेस पर मिलेगा ताकि आपकी रीडिंग इंप्रूव हो, आंसर को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज़ से। सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास आती है एयर इंडिया से। एयर इंडिया अकेली भारत की एक ऐसी कंपनी जिसे शुरू किया था JRD टाटा ने। JRD टाटा टाटा ग्रुप्स के एक तरीके से फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने कपड़े के उद्योग से शुरुआत करी, धीरे धीरे स्टील और लोहे के, एल्युमिनियम के उद्योग में आए और उसके बाद एक बार को पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बन गए जब 1937 में इन्होंने अपनी उड़ानें भरनी शुरू कर दी। अंग्रेज़ों की सहायता से इन्होंने अपनी उड़ानें शुरू कर दी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एयर इंडिया ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, लड़ाई चल रही थी, तो अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इन एयर इंडिया की सपोर्ट से अपने जितने भी लोग थे, सेना के इंपॉर्टेंट ट्रूप्स थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा ताकि लड़ाई को और अच्छे तरीके से तैयार किया जा सके। सप्लाई खाद्य पदार्थों की भेजी, दवाइयाँ, गोली बारूद, जो भी आवश्यक तत्व थे, इनके अंदर एयर इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। धीरे धीरे एयर इंडिया ग्रो होने लगा और 1960 के अंदर भारत सरकार की नज़र पड़ गई इस पर। तो 1960 के अंदर जब भारत सरकार की नज़र पड़ी तो इसका पहले 49% हिस्सा जो था सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और धीरे धीरे 1968 या 70 तक, 1970 तक में पूरा एयर इंडिया जो था, जो पहले प्राइवेट कंपनी थी, अब जो बन चुकी थी वो सरकारी कंपनी बन चुकी थी। सरकार इसका पूरा कार्यभार संभाल रही थी, लेकिन सरकार को लगता था कि सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है, कोई खर्चा नहीं है। धीरे धीरे सन 2000 आते आते सभी बड़ी बोइंग बसेस को एयर इंडिया के द्वारा खरीदा गया, लेकिन तब सरकार को एहसास होने लगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है और खाली एयर इंडिया से जीत पाना मुश्किल है। तो एयर इंडिया ने अपने आप को बचाए रखने के लिए इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी उड़ानी शुरू कर दी। अब जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ाई गई, उनके साथ समस्या क्या आ रही थी, फ्लाइट्स तो खूब उड़ रही थी, लेकिन कोई भी फ्लाइट कंपटीशन का प्राइस नहीं दे पा रही थी और धीरे धीरे वैल्यू डाउन होती जा रही थी। अब ऐसी परिस्थिति में 2017 के अंदर पूरी तरीके से एयर इंडिया लगभग 33,000 करोड़ के घाटे में आ जाती है।
33,000 करोड़ के घाटे में आ जाती है तो सरकार सोचती है इसे बेच दे। बेचने के कारण कोशिश करती है लेकिन बायर नहीं मिलता, घाटा बढ़ता जाता है। सरकार क्या करती है, अभी 2020 के अंदर वंदे भारत मिशन के नाम पर एयर इंडिया की 1100 से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ाते हैं और हजारों लोगों को वापस लाते हैं अपने देश में कम से कम प्राइस में, ताकि घाटे या खर्चे से निकलने का रास्ता बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, भारत की ये वाली स्कीम भी कामयाब नहीं हुई। कामयाब कैसे नहीं हुई? भारत की स्कीम जो थी फेल हो गई जब खर्चा जो था वो 33,000 करोड़ का था। 33,000 करोड़ का था और 33,000 करोड़ के खर्चे के बावजूद अभी तक इनके पास में वापस आने का इतना पैसा भी नहीं आ पाया जिससे ये पूरा का पूरा खर्चा रिकवर कर सकें। लॉकडाउन की परिस्थिति में व्यापार हो चुका था बंद और ऐसे में घाटे जो थे 4,000 करोड़ के तो 2019 और 18 के फाइनेंशियल ईयर में ही हो गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में 2020 में इस कंपनी को दोबारा से बेचने का प्लानिंग किया गया। अब 2020 में बेचने की प्लानिंग चल रही थी, जनवरी में नोटिस आ गया कि मार्च में हम पूरी तरीके से इस कंपनी को बेच देंगे। जो कंपनी आती है वो इसके सारी की सारी देनदारियां भी निपटाएगी। देनदारियां निपटाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देनदारियां निपटाने का अर्थ होता है कि जो कंपनी पे ऑलरेडी जो कर्जा है, ये कर्जा भी जो भी नई कंपनी आएगी उसको भरना पड़ेगा। जो भी नई कंपनी, प्राइवेट कंपनी आएगी उसको भरना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है? लेकिन होता यह है कि नई कंपनी आने से पहले लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है, कोरोना वायरस स्टार्ट हो जाता है। अब आती है असली खबर। क्या असली खबर आती है दोस्तों? असली खबर यह आती है कि भारत में जब यह कंपनी लगातार घाटे में चलती आ रही है तो इस कंपनी ने पहली बार जुलाई के अंदर 23 जुलाई को डिसीजन लिया कि भाई अब जो इसके एम्प्लॉयज हैं इनकी पूरी सैलरी दे पाना इम्पॉसिबल है। पूरी सैलरी दे पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ से काम हम करवा नहीं रहे हैं और पूरी सैलरी बिठा कर दी जा सकती नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, 85% सैलरी डिडक्ट कर दी। 85% सैलरी डिडक्ट कर दी और डिडक्ट करने के बाद में सरकार ने 3 मुद्दों पर अपनी जनरल जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 3 ट्वीट किए जिससे खलबली मच गई। 3 ट्वीट क्या किए? पहला ट्वीट किया कि रीसेंट डिसीजन ऑफ एयर इंडिया बोर्ड रिगार्डिंग रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ की कटिंग को कहा गया रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ कॉस्ट reviewed in a meeting by MOCA this evening. The meeting reiterated that unlike other carriers which have laid off larger number of their employees, no employee of Air India will be laid off. यानी कि अभी तक जैसे और एयर इंडिया कंपनी के स्टाफ को और अलग अलग कंपनीज के स्टाफ को जैसे हटा दिया गया था, अभी तक एयर इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। There has been no reduction इन बेसिक पेज। अब कहते हैं कि अब जो 80% या 85% सैलरी डिडक्ट हो रही है ये कोई रिडक्शन नहीं है, कंपनी के पास जब पैसा आएगा हम प्रोवाइड कर देंगे, उनके खातों में ऐड कर देंगे कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, फ्लाइंग क्रू विल बी पेड एज पर एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स फ्लोन। कहते हैं कि अब जो फ्लाइट का पेड होगा ये उस हिसाब पर होगा कि पर आवर के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, फिक्स सैलरी नहीं होगा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपेंड टू रीच कोविड-19 लेवल एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एयर इंडिया इंप्रूव, द रेशनलाइजेशन ऑफ अलाउंसेस विल बी रिव्यूड। यानी कि जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा और इनकी सैलरीज को रिव्यू किया जाएगा। साइड बाय साइड जो इनका जो क्रू है उनकी भी एक सीनियर ऑफिशियल से लिस्ट मांगी गई है ताकि उस लिस्ट के आधार पर क्या किया जा सके, एक्स्ट्रा स्टाफ को निकाला जा सके ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके। इस समय में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में चलने वाली कंपनी है ये और अब अपने स्टाफ को कम करने के विचार में आ रही है कि भाई इनको धीरे धीरे भेजा जाए, जिसके अंदर क्या कहा गया, लीव विदाउट पे अप टू 5 years। लीव विदाउट पे अप टू 5 years का मतलब जहां पर जिस स्टाफ की इन्हें आवश्यकता नहीं होगी उसको अब क्या करेंगे भाई, ये लीव विदाउट पे के नाम से 5 सालों तक की छुट्टी दे रहे हैं कि आप घर बैठिए, घर बैठने के बाद अगर नौकरी मिलती है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं मिलती है तो आराम से बैठिए, अभी हमारे पास आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। ये बात याद रखिए, ऐसा इधर बोला गया। अब पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या आता है सबसे बड़ा पॉइंट कि कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर फिलहाल कैसे मैनेज किया जाएगा जिस हालात में सारे के सारे डूब रहे हैं।
सारे डूब रहे हैं, रास्ता इन्हें दिखाई दे नहीं रहा है। तो फाइनली अब एक ही बात नजर आ रही है कि आने वाले टाइम पीरियड में कोई भी रास्ता नहीं है एयर इंडिया को बेचने के अलावा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एयर इंडिया इस समय का सबसे बड़ा डूबता हुआ जहाज है, एक ऐसा जहाज जिसको संभालने के लिए कई कंपनियां डूबती हुई नजर आ रही हैं, कई कंपनियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल इसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है एज सच, जिससे कि कोई रास्ता बने। तो फाइनली हमारे पास आती है दूसरी न्यूज। दूसरी न्यूज भारत के मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक और न्यूज है, जिसके अंदर काकरापारा एटॉमिक प्रोजेक्ट की यूनिट 3 जो गुजरात में शुरू की गई है, इसमें पहली बार 700 मेगावाट एनर्जी जो यूनिट है वो अचीव की गई है, प्राप्त की गई है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। हालांकि न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो सभी देशों का एक तरीके से सभी देशों पर दबाव है कि वो किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स या इन चीजों को बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है या जो रिएक्टर्स हैं, इनका इस्तेमाल एनर्जी जनरेट करने के लिए, बिजली जनरेट करने के लिए और भी कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि हमेशा बम ही बनाए जाएंगे, इसके पॉजिटिव यूजेस भी बहुत सारे हैं। तो इन पॉजिटिव यूजेस के आधार पर 700 मेगावाट एनर्जी को अचीव किया गया है, जो एक तरीके से बहुत बड़ा टारगेट है भारत का, और ये टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है कि नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड NPCIL अनाउंस करती है यूनिट 3 काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला प्रोजेक्ट जो कि मेगावाट 700 मेगावाट एनर्जी को डेवलप करेगा, और इससे हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो भी तैयार होंगे। गुजरात की पहली क्रिटिकलिटी इन्होंने अचीव कर ली है, और फाइनली ये अब सस्टेन करके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को प्रिपेयर कर पाएंगे। इस काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 23वां प्रोजेक्ट है जो भारत में बनाया गया है, भारत के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने के लिए रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हाईएस्ट सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फोकस करके बनाया गया है। इस रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हैवी वाटर को मॉडरेट सेक्शन में यूज किया जा सके। कंपोनेंट और इक्विपमेंट की बात करते हैं तो इस रिएक्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड द कंस्ट्रक्शन वाज अंडरटेकन बाय मल्टीपल इंडियन कॉन्ट्रैक्टर। काफी सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर मेक इन इंडिया भारत के आधार पर इसे चलाया। इसके अंदर कुछ मेजर चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी फीचर ऑफ द रिएक्टर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा, स्टील लाइन इनर कंटेंट, पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम, कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम, हाइड्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम। ये वैसे तो उन लोगों की समझ में आसानी से आ जाएगा जो साइंस और बेसिकली फील्ड की इंजीनियरिंग फील्ड से होंगे, लेकिन नॉर्मल समझा दें तो एक तरीके से इसको बनाने के लिए जो जो आवश्यक तत्व हैं, चाहे हीट दूर करने का हो, चाहे मैनेजमेंट हाइड्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम हो, सभी प्रकार का एक तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इस कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो थी वो रखी गई थी ताकि हर चीज समय पर पूरी की जा सके और आवश्यकता के आधार पर सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा टाइम पर किया जा सके। अब इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं, यानी महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो करंटली 4 KKPP यानी काकरापारा वाला सेक्शन हो गया, और RAPS यूनिट्स जो हैं अलग अलग रिएक्टर्स का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करते हैं। एक काकरापारा में है, दूसरा रावत भाटा में है। KAPP3 की बात करते हैं तो 4 रन यानी कि सबसे आगे चलने वाली सीरीज है, जिसके अंदर 16 इंडिजीनियस पावर प्लांट्स चलाए जाते हैं, विच गॉट अप्रूवल, जिसे अप्रूवल मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सरकार के द्वारा। 16 प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि अंडर स्टेज इंप्लीमेंट होते हैं। इससे भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बढ़ेगी। आगे आने वाले समय में यदि 1% वॉर का सिनेरियो आता है तो यहाँ पर इन पावर प्लांट्स की सहायता से हम और भी कई चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, भारत को और तेजी से सशक्त और पावरफुल बना सकते हैं। तो अब NPCIL के जो डायरेक्टर हैं वो हैं सतीश कुमार शर्मा। हेड ऑफिस जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इससे पहले अभी UAE ने भी ऐसा ही एक पावर प्लांट तैयार किया था। ईरान ने भी कुछ ऐसा ही नाटांज नाम का पावर प्लांट तैयार किया था, जिसके ऊपर
ईरान का ब्लेम है कि इजराइल ने उस पावर प्लांट पर एक के बाद एक 24 हमले करवाए। इसके बाद मिसाइल पार्क अग्नि परीक्षा जो है ये भी सोलर पावर प्लांट के आधार पर 2 मेगावाट एनर्जी के आधार पर बनाया गया है भारत में ही। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, आज तक के बॉर्डर के या डिफेंस सिस्टम की बड़ी बड़ी पोस्ट पर डिफेंस में कहीं भी महिलाओं को कोई जगह नहीं मिल पाती थी। महिलाओं को जब जगह नहीं मिल पाती थी तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को इस मेन पोजीशन से स्थगित या अलग पाती थी। अलग होने की वजह से जब वो अपने आप को अलग पाती थी तो उनमें से कुछ महिला अफसरों ने 2010 के अंदर कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या की, अपील की। 2010 की अपील का 2019 में डिसीजन आया। डिसीजन क्या आया कि आर्मी को सभी प्रकार की बराबरी बनाए रखना है और जहां पर आती है बात महिलाओं के डेवलपमेंट की, महिलाओं की बराबरी की, तो उनको वो सभी पोस्ट प्रोवाइड होनी चाहिए। तो उस आर्मी के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उसके आधार पर एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन। एक ऐसी कमीशन जो एसएससी के आधार पर ऑफिसर्स का चुनाव करेगी, डॉक्यूमेंट्स को लेगी और उन सभी 8 मेन स्ट्रीम्स के अंदर महिलाओं को भी नियुक्त करेगी जहां जहां पर आज से पहले महिलाओं को ठीक प्रकार से नहीं रखा जाता था। तो कौन कौन सी 10 स्ट्रीम्स हैं, जैसे एक है इंडियन आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्ट्रीम ऑफ जजेस, एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स और इंडियन आर्मी स्पोक्स पर्सन। ऐसा ये बताते हैं कि एक तरीके से हर उस जगह पर अब सीनियर पोस्ट में जहां महिलाओं को स्थान नहीं था वहां पर अब उनको बराबरी का स्थान देते हुए इक्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा और मेंटेन करने के आधार पर क्या होगा, महिलाओं को भी पूरी की पूरी जगह प्रोवाइड की जाएगी। अगली न्यूज आती है MHA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ MHA के द्वारा क्या इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को लेकर MHA ने क्या किया है, एक गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस क्या है कि भाई अब आप भी जानते हैं जैसे कि कोविड-19 चल रहा है यानी कोरोना वायरस है, अगर किसी भी परिस्थिति में एक जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहता है कि एक तरीके से अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वायरस के फैलने के आसार दोबारा से ज़्यादा हो जाएंगे और अभी तक पूरे देश के अंदर अच्छे से बीमारी का इलाज नहीं मिल पाया है। जब बीमारी का इलाज नहीं मिल पाया है तो जाहिर सी बात है यदि यहाँ पर तेज़ी से लोग इकट्ठे हुए तो दोबारा से कम्युनिटी स्प्रेड फैलेगा और कम्युनिटी स्प्रेड अगर फैल गया तो उस परिस्थिति में इसको अब कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जिस चीज़ का ध्यान रखते हुए सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी कर दी। क्या गाइडलाइंस थी कि अब जो 15 अगस्त को सेलिब्रेशन होगा प्रधानमंत्री का, उसमें 31 गन सैल्यूट दिए जाएंगे, नेशनल ध्वज फहराया जाएगा, ट्राई कलर के बलून्स छोड़े जाएंगे और वो सभी सावधानी पूर्वक काम किए जाएंगे जिससे देश के अंदर लोगों को कोई समस्या ना हो। लोगों की समस्या से क्या मतलब है, बीमारी ना फैले, ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया जाएगा। इसमें कोविड-19 के जो वॉरियर्स थे यानी कि जिन जिन लोगों ने लड़ाई के अंदर कोविड-19 में सरकार को सपोर्ट किया, पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर इन्होंने क्या किया है, बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करी है, तो उस सेवा के आधार पर इनको आगे भेजा जाएगा, इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट्स भी बुलाए जाएंगे जिनको क्योर मिला है, जो अभी अभी रिकवर हुए हैं इन बीमारियों से। इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के आधार पर अगस्त 15 में जो भारत में अलग अलग वेपन्स बनाए गए हैं भारतीय सरकार द्वारा भारत को और सशक्त बनाने के लिए, उन सभी वेपन्स की, उन सभी हथियारों की प्रदर्शनी की जाएगी। अब इन प्रदर्शनी से भारत के और अन्य सेक्शंस को बूस्ट मिलेगा ताकि वो भी भारत को और सशक्त बनाने का प्रयास कर सके। भारत जितना सशक्त होगा, जितना ताकतवर होगा, उतनी ही देश की, नेशन की डेवलपमेंट तेज होगी और जब नेशन की डेवलपमेंट तेज होगी तो ऑटोमेटिकली रोजगार के अवसर और भारत का नाम विदेशों में बढ़ता जाएगा। इसे वेब के द्वारा पोस्ट किया जाएगा।
अगली न्यूज़ बहुत बुरी आ रही है, जिसके अंदर 14 साल की एक गर्ल का हॉस्पिटल में ही, जहां पर कोरोना वायरस की परेशानी से जूझ रहे लोग एडमिट हुए थे, वहीं पर 19 साल का एक लड़का उन 14 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। इसी बीच में उसी का एक मित्र जो है वो वीडियोस बना लेता है। उसी का मित्र क्या करता है, वीडियोस बना लेता है। ये सारा का सारा वाकया जो है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जो कि साउथ दिल्ली छतरपुर में बनाया गया, यहाँ पर एक वीडियो बनाता है और दूसरा उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। तब जब वो गर्ल जाती है वॉशरूम के अंदर, जब उसने पुलिस को बताया तो पुलिस ने तुरंत बिना देरी करते हुए उन दोनों लड़कों को अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इस बीच में जहां पर उनके फोन को भी जमा करा लिया गया। अकेली एक ऐसी जगह जहां पे 10,000 बेड्स लगाए गए कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइमली क्योर मिल पाए। तो टाइमली क्योर दिलाने के लिए ये सुविधा की गई थी, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे पदार्थ हैं घटिया, जो उस परिस्थिति में, बीमारी की परिस्थिति में भी और बीमारी फैलाने में तुले हुए हैं। इस पूरी की पूरी चीज़ में ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कंट्रोल करती है, लेकिन अस्पताल के अंदर इनको जाना अलाउड नहीं होता। बेसिकली ये बाहर ही सारी की सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे इनको रोका जाता है। इस बीच में जब चेकिंग हुई तो उन लड़कों के बारे में प्रूफ मिले। लड़की की वजह से दोनों लड़कों पर पॉक्सो एक्ट के अंदर यानी सेक्सुअल ऑफेंसेस की वजह से उन्होंने जो उस बच्ची के साथ एक तरीके से गलत एक्टिविटी की थी, तो इन पर केस चलाया जाएगा। इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 376 के आधार पर इन दोनों लड़कों को बंद कर दिया गया है और जब ये रिकवर हो जाएंगे तो बाकी इन पे सुनवाई कार्यवाही की जाएगी। अब हमारे पास आपको जानना जरूरी है पॉक्सो एक्ट क्या है और सेक्शन 376 क्या है। पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें 15 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो सरकार के पास या पुलिस के पास अथॉरिटी है, बिना सरकार के वारंट के या परमिशन के या बिना देर किए उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं। इसमें देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी ऑर्डर का बेसिकली इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और धारा 376 के बाद अगर रेप अटेम्प्ट होता है तो ये और सजा बढ़ा दी जाएगी और डायरेक्टली पनिशमेंट होगा। इस पर वैसे भी सरकार अप टू डेथ तक का प्रावधान दे चुकी है। यदि प्रूव हो जाता है और ग्रीवेंसेस ज्यादा मिलते हैं क्राइम के, तो सरकार जो है बंद नहीं, सीधा बेसिकली इनको डेथ तक क्या, मृत्यु तक का प्रावधान देने के डिसीजन में आ चुकी है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या कहती है हमारे पास में? अगली न्यूज़ आती है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, चाइना और अमेरिका की। चाइना और अमेरिका की दुश्मनी एक ऐसी हो चुकी है जिसे आई थिंक पूरे भारत में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो। कोविड-19 के बाद पूरे भारत के पास में अब तक का सबसे मेन मुद्दा जो लड़ाई का रह गया था वो सिर्फ एक चीज़ थी कि अब चाइना ये करेगा, भारत ये करेगा, इसका ये स्टैंड है। तो अब फाइनली यूएस ने काफ़ी लंबे की चुप्पी के बाद अब जो ऑर्डर दिया है कि 72 घंटों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितनी भी चाइनीज़ एम्बेसी बनी हुई है, चाइना के बिजनेस फैले हुए हैं या जो कुछ भी चाइना का एक तरीके से सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप को चाइनीज गवर्नमेंट को हटाना होगा, वो भी 72 घंटे के अंदर। अगर नहीं होता है तो उसके बाद यूएस गवर्नमेंट उनको फोर्सफुली हटाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती है। इस बीच में दो मुद्दे रखे गए कि भाई प्रोटेक्ट करना है भारत अपनी अमेरिका की प्रॉपर्टी को, और इंफॉर्मेशन जो चाइना के अंदर से लीक हो रही है, जो बार बार एक तरीके से चाइनीज एम्बेसी जो है इंफॉर्मेशन लीक कराने की एक तरीके से नाम में आ रही है, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होगा? उस परिस्थिति में क्या चाइना की सभी प्रकार की एम्बेसीज को ब्लॉक कर दिया गया है, और ब्लॉक करने के बाद अब 72 घंटे में पूरे अमेरिका से उन्हें ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी। इस बीच के अंदर इन्होंने एक नहीं और भी कुछ जानकारियां
प्राप्त करी और भी कुछ जानकारियां दी, जिसके अंदर क्या बोला गया, जितने भी वहां पर बिजनेसमैन हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको अलग अलग तरीकों से रेसिज्म के नाम पर तंग किया जा रहा है और उनको भगाने के लिए वीजा को फेल करके बहुत सारे नियम बनाए जा रहे हैं ताकि यूएस के अंदर से किसी भी प्रकार से कोई भी कंपनी ना रह जाए चाइना की, उन्हें निकाला जाए। अब यूएस के जो स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है वैंग वेनबिन, इन्होंने मीडिया को क्लियर बोला कि ये एक तरीके से मैलिशियस यानी भेदभाव का तरीका है। पिछले लंबे अरसे से चाइना और यूएस के काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इन रिलेशंस को चाइना अमेरिका की तरफ से अब बार बार डिटीरियोरेट किया जा रहा है। इसी बीच में एक और चीज बता देते हैं कि हुआई कंपनी के 36% से 40% का शेयर है पूरा का पूरा अमेरिका के अंदर। 36 से 40% शेयर का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सेक्शन का चाइनीज कंपनी हुआई के पास है। अगर ये बेसिकली हुआई कंपनी पर भी असर पड़ता है तो चाइना के अकॉर्डिंग तो चाइना की तो कमर टूटेगी, चाइना को तो काफी लॉस होगा, लेकिन वहीं पर ही अमेरिका के लॉसेस के भी साधार बढ़ जाएंगे। अमेरिका के लॉसेस भी एकदम से तेजी से दिखाई देंगे क्योंकि जहां पर सभी देश 5G की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं वहीं पर अमेरिका इन कंपनीज को निकालने के विचार में बैठा। अगर 5G को सोचता है तो अमेरिका में इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए ये ट्रंप की चाल भी हो सकती है कि भाई चाइना से डायरेक्ट वॉर कर दो, देखी जाएगी, इलेक्शन में सपोर्ट मिलेगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर भी लोग चाइनीज लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आ जाता है चाइना का विरोध। अगर यूएस इस प्रकार की हरकत करता है तो जाहिर सी बात है कि यूएस के जितने भी लोग चाइना, हांगकांग, तिब्बत या ताइवान के अंदर या फिर जिन जिन देशों में चाइना का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, चाइना का एग्रेशन है, वहां पर से यूएस कंपनीज को निकाला जा सकता है, जिसकी शुरुआत अगर होती है तो डायरेक्टली शुरुआत होगी, सीधा कहां से होगी, सीधी शुरुआत होगी चाइना से और धीरे धीरे चाइना से सभी प्रकार के यूएस के सेक्शंस जो है निकाले जाएंगे, क्योंकि ये बायसनेस का ब्लेम लगाया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज रिसर्चर्स को यूएस यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, अलग अलग तरीके से उन्हें हैरेस किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनको बेसिकली इस तरीके से ब्लेम किया जा रहा है कि हर प्रकार से जो वायरस के साथ साथ इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाइनीज गवर्नमेंट की आ रही है। तो ये जो माहौल है, इस सिनेरियो से एक चीज समझ लीजिए, अमेरिका के जो जहाज हैं वो जाते हैं साउथ चाइना सी पे, ड्रिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इधर से इंडिया के जहाज भी इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा तेज हैं, जापान के जहाज भी हैं, फिलीपींस भी सपोर्ट कर रहा है, साउथ कोरिया भी मदद करने की परिस्थिति में पूरा है। यहाँ पर चाइना को परेशान किया जा रहा है या ये कहिए कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, चाइना के ऊपर सारे के सारे देश मिलकर अब सैंक्शन लगा रहे हैं। पहला, भारत ने रोक लगा दी पूरी तरीके से। चलो भारत हो सकता है इतनी ज़्यादा रोक लगा के ज़्यादा एक तरीके से तंग ना कर पाए, किसको, चाइना को, लेकिन यूके ने भी बैन कर दिया। यूके के बाद फ्रांस भी धीरे धीरे बैन लगा रहा है। जापान तो बिल्कुल ही नहीं खरीदता चाइना का सामान। जापान के अलावा और भी बहुत सारे, जैसे अमेरिका ने अब बैन कर दिया, तो धीरे धीरे जितनी बड़ी मार्केट जो चाइना की है वो खत्म होती नजर आ रही है और चाइना के लॉसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो चाइना के फर्दर जो बेसिकली बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है वो फेल हो जाएगा और बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के बाद और भी बड़े बड़े लॉसेस कवर होते दिखाई दे रहे हैं। अगली न्यूज आती है भारत के जो आपके डीजी हैं, डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, ये साहब जिनका नाम है अरुण कुमार, इन्हें यूआईसी का वाइस प्रेसिडेंट, चेन्नई का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, इन्हें चुना जाता है, इनको फर्दर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। अब 2020 के अंदर जो डेप्यूटी जनरल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अरुण कुमार जी, इन्हें चुना गया और अब ये फर्दर अगले 2 साल 2022 तक की परिस्थिति के अंदर यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। ये शुरुआत में इनिशिएटिव जो लिया गया है, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं यूआईसी के, उनके ऑफिसर्स में चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड हैं जो फ्रांसिस
देवेन है उनका डिसीजन है। ये डिसीजन 96 यूआईसी की असेंबली में लिया गया, जिसमें शुरुआत में जुलाई 2022 तक और धीरे धीरे आगे इन्हें 2-2 साल के टेन्योर में बढ़ाया जा सकता है। एक बार में बड़ी पोस्ट या भारी भरकम पोस्ट नहीं दी जाती है, ये बात याद रखिएगा। धीरे धीरे 2-2 साल के लिए यहाँ पर इन्हें आगे फिर एनहेंस किया जाएगा। अगला इसी की कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं तो अरुण कुमार जी जो हैं 1985 बैच के आईपीएस हैं, जिन्होंने काम किया है अलग अलग सेक्शंस में आईपीएस के साथ में, यूआईसी के मेंबर्स के साथ में, जिसमें चाइना, जापान, रशिया, रेलवे, अदर सेक्शंस के साथ। 2006 और 2015 में यूआईसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें रेलवे पुलिस फोर्स ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ये एक तरीके से रेल डिप्लोमेसी होगी, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश के अंदर पूरी तरीके से कामयाब करने के लिए चलाई जाएगी। इस सेक्शन के अंदर पूरी कोशिश की जाएगी कि इसे डेवलप किया जाए और एनहेंस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जाए व्यापार को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जाए ताकि व्यापार और तेज़ी से बढ़ सके। तो चलिए फाइनली यहाँ पर बात करते हैं यूआईसी के हेडक्वार्टर की, जो कि फ्रांस पेरिस में है। मेंबर्स कंट्रीज की बात करें 194 मेंबर्स हैं इसके। चेयरमैन जो हैं गिनल्यूगी हैं और प्रेसिडेंट सीईओ हैं मिस्टर अली ईशान उगन। डायरेक्टर जनरल है फ्रांसिस डेवेन, जिसकी हमने अभी बात करी है। आरपीएफ के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल पीयूष गोयल है। अगली न्यूज आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन विकास के आधार पर फ्रेश वाटर हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने का वायदा किया है। ये डिसीजन लिया गया है कि धीरे धीरे जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी। कौन से पानी की? पीने योग्य पानी की, जल की सुविधा प्रदान की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसकी अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में फैलाई जाए, ताकि समय आने पर इन लोगों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 जो है हमारे, उनके अंदर ये पानी की सुविधा पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। 2030 तक हमें हर घर में पानी पहुंचाना है। इसको शुरू करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह जी, मिस्टर निजाम अकबर अली, मिस्टर एन बीरेन, ये सभी लोग हाजिर थे। इसके अंदर फंड्स के आधार पर 3054 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इसी बीच में सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा में भी पहले ही स्कीम को चलाया है और मेघालय, आसाम, बिहार में भी इसे तेज किया है, ताकि आने वाले 2024 के बीच में ये सभी घरों में टैप वाटर पहुंचाया जा सके। गवर्नर जो हैं मणिपुर के नाजमा अकबर अली हेप्तुल्ला हैं, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है और कैपिटल इम्फाल है। अगली न्यूज आती है एयरटेल की तरफ से, जिसमें डिसाइड किया गया कि एयरटेल के द्वारा जो लोगों के स्किल्स को तैयार किया जाएगा ताकि वो जॉब्स को और अच्छे से प्राप्त कर सकें, जॉब्स प्राप्त करने के साथ साथ तेजी से क्या कर सकें, खुद को आगे बढ़ा सके, ताकि 1% सपोज कीजिए आगे ये कंपनीज खुद उठकर आगे डेवलप करना चाहती हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, तो इनके पास सभी अवसर हों, सभी मौके हों खुद को दर्शाने के और अपने टैलेंट को दर्शाने के। तो उसके लिए सरकार ने यहाँ पर एयरटेल की सहायता से यहाँ पर उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शुरू किया। एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जो देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में चलाया जाएगा, लोगों को तैयार किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज से अवगत कराया जाएगा और जितना भी यूथ है 25 साल से कम उम्र का, उन्हें मौका मिलेगा प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का, क्योंकि अभी 4G के आधार पर हम डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज दे रहे हैं, अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हो गए और भी बहुत सारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पर रोजगार बढ़ाया जा सके। अभी नॉर्मली क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति को यदि रोजगार के लिए अप्लाई कराना है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है और ट्रेनिंग देने के बाद कभी कभी ऐसे भी नजर आता है कि वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन अब जो ऐसा स्पेशल लर्निंग मॉड्यूल्स हैं उनके आधार पर नौकरी पाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर अलग अलग प्रकार से सरकार की सपोर्ट नौकरी पाने में, रोजगार को चलाने में दी जाएगी। अगर बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एमडी और सीईओ अनुबत्रा विश्वास है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील भारती मित्तल है। एनएसडीसी की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली इंडिया में, चेयरमैन एएम नायक
नायक हैं और एमडी सीईओ मिस्टर मनीष कुमार है। ऐसा ही प्रोसेस अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ज्वाइन किया है मास्टर कार्ड के साथ में, ताकि और पेमेंट फैसिलिटीज को और अच्छे से चलाया जा सके। इसी बीच में अभी एयरटेल बैंक पेमेंट बैंकिंग ने एक्सा के साथ में, भारतीय एक्सा के साथ में कोविड-19 के नाम पर इंश्योरेंस देने का भी एक प्लान या एक स्कीम जनरेट की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना ने लॉन्च किया तियानवेन, इसे मैं गलती से कई बार ताइवान पढ़ देता हूं, लेकिन ये ताइवान नहीं है, तियानवेन 1 है, लॉन्च किया। पहले भी किसी प्रकार का रशिया की सपोर्ट से एक तरीके से रॉकेट जो था वो लॉन्च किया गया था, चलाया गया था ताकि मार्स पर भेजा जा सके, लेकिन वो प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अब दोबारा से एक नई शुरुआत की जा रही है और इसे दोबारा भेजा जा रहा है, जो पहुंचेगा मार्स की ऑर्बिट में फरवरी 2021 के अंदर। तियानवान का अर्थ होता है क्वेश्चंस टू हेवन, जो सवाल है किससे, स्वर्ग से, वो कैसे पूरे किए जाएंगे। तो अब इस तियानवान को जो भेजा जा रहा है, इसमें आपकी महत्वपूर्ण सभी चीजें हैं, जैसे ऑर्बिटर है, कैमरा है, रेडार है और अलग से रॉकेट की सपोर्ट से इसे भेजा जाएगा। ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं जिससे वहां पर पानी की सुविधा है या नहीं ये एनालाइज किया जाएगा। पानी की सुविधा के अलावा क्या वहां बर्फ पड़ती है ये भी देखा जाएगा, और इसके अलावा ये भी नोट किया जाएगा कि क्या वहां पर जीवन संभव है। अगर तो जीवन संभव है तो उसको फिर किस तरीके से आगे मैनेज किया जाए, ये सभी चीजें देखी जाएंगी। एक तरीके से जीवन की खोज के लिए चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसके ऊपर पहले ये एक बार फेल होने की वजह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली ये कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन जहां तक उम्मीदें दर्शाई जा रही हैं तो उम्मीदें चाइना की तरफ से पॉजिटिव साइंस की देखने को मिल रही हैं, क्योंकि चाइना ने भी वही प्रोसेस फॉलो किया है जो भारत ने, इसरो ने किया था। चलिए अब आ जाते हैं हमारे पास आज के 15 सवाल, जो कि 15 सवाल प्रीवियस क्लास के थे, 23 जून के थे। सभी ने जिसने भी ये वीडियो देखा है, शेयर किया है या सुना है, वहां पर आपको ये सभी चीजें सीखने में काफी सहायता रहेगी, और इस प्रकार से पढ़ेंगे तो पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि भारत और साउथ अफ्रीका ने साइन किया है, जो कस्टम यूनियन रिवाइव करने के लिए तरीका अपनाया है ट्रेड एग्रीमेंट का, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। हेडक्वार्टर के लिए आपको कहां पर SCU लोकेट कहां पर, उसका हेडक्वार्टर देखना है। तो हमारे पास हेडक्वार्टर आता है, कहां पर हेडक्वार्टर है, विंड हॉक पर। यानी कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान जो इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें अभी हमने वहां पर काफ़ी सारी दवाइयां DDT की भेजी हैं, उधर ये उसके रिलेटेड हमारे रिलेशन को बढ़ाना है, जिसमें DDT की दवाइयों के अलावा और भी बहुत सारी भारत के द्वारा जो फैसिलिटीज़ हैं उनको चलाना है ताकि देश के संबंध अच्छे हों। तो इसके हेडक्वार्टर का जो सवाल है वो बनता है विंड हुक के अंदर, बोट्सवाना के नामीबिया सेक्शन में। इसकी बात करते हैं तो कंसिस्ट हुआ, इसको पूरा स्टडी करके दिखाते हैं आपको। वर्चुअल मीटिंग हुई थी इंडिया और साउथ अफ्रीका की कस्टम्स यूनियन की, कंसिस्ट हुई थी साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, लिथोस की। इसके बाद इन्होंने रिवाइव करने का कोशिश किया कि ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए। इसके जॉइंट सेक्रेटरी श्रीकर रेड्डी हैं और आगे इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसका जो नामीबिया में मेन सेक्शन है वो हेडक्वार्टर है इसका विंड हुक के अंदर। अगला सवाल आता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन लॉन्च करता है पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर किस शहर के अंदर। तो हमारे पास उत्तर आता है दिल्ली के अंदर। खादी विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है, ये पहला एक तरीके से कमीशन लॉन्च करता है। ये कमीशन जो चलाया जाएगा फुटवेयर कंपनी का, कहां पर, दिल्ली में। ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें लेदर और लेदर से संबंधित जो भी उसके बनाने का तरीके, बुनकर, इन सभी को यहां पर प्रिपेयर किया जाएगा। पहले ये आगरा में बहुत बड़ा लेदर इंडस्ट्री है जो MSME के अंदर चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन 7th एडिशन ऑफ ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020, इंडिया को रैंक मिली है 10 सबसे बुरे देशों के अंदर। यहाँ पर जब लेबर्स की बात आती है तो लेबर के राइट्स के आधार पर भारत को सबसे बुरे देशों के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की परिस्थिति, जैसे सारी ही चीज़ें इस समय कोविड-19 से कनेक्ट होती है कि भाई कोविड-19 आया,
वायरस आने के बाद क्या हुआ, देशों की परिस्थितियां बिगड़ी। परिस्थितियां कैसे बिगड़ी कि रोजगार स्तर बिगड़े, लेबर के पास काम नहीं था, लेबर के पास काम नहीं था, तो ऐसे में इन देशों के साथ इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया। तो उस सेक्शन में नोट किया गया कंपनी के द्वारा। तो आईटीसीयू कहाँ लोकेटेड है, तो आईटीसीयू लोकेटेड है ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स में लोकेटेड है। और ये लगभग काफी सारे देश इसमें सम्मिलित हैं, 144 देश, जिसके अंदर भारत को 10 वर्स्ट कंट्रीज में कंसीडर किया गया। यानी संसार के 10 देशों में जो सबसे बेकार हैं लेबर्स के लिए, उनमें भारत का नाम काउंट किया जाता है। उनमें भारत का नाम काउंट किया जाता है कि भारत में हो सके तो रोजगार के लिए मत जाइए, क्योंकि बुरे हालात हैं। अगला न्यूज आता है विच कंट्री। अभी ये हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं। ये झेलम रिवर पर कल ही चाइना और सीपैक की पॉलिसी के आधार पर चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के आधार पर झेलम रिवर पर एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। और ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा शुरू किया जा रहा है। शुरू होगा ये पाकिस्तान में झेलम रिवर के ऊपर ब्रिज पर। तो इससे क्या होगा कि बहुत भारी मात्रा में एक्सपेंस होगा, 1.5 बिलियन से 2 बिलियन का एक्सपेंस होगा। और चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान में चलेगा। तो आप सोच सकते हैं अगर 2 बिलियन का प्रोजेक्ट भी सबसे बड़ा है यूएसडी का, तो अब तक के चाइना में, मतलब चाइना के द्वारा कोई बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू नहीं हुए। जबकि पाकिस्तान की उम्मीद क्या है कि जो है चाइना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कराएगा, चाइना इनको सपोर्ट करेगा, ऐसे और वैसे। तो काफी सारे सपने दिखा रखे हैं जो कि धीरे धीरे चूर चूर होते हुए सभी को ही नजर आ रहे हैं। खैर, अगली न्यूज आती है इसी बात पर। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है घर घर राशन। मुख्यमंत्री ने अभी एक योजना बनाई घर घर राशन। तो वो राशन की योजना बनाई दिल्ली के केजरीवाल साहब ने। दिल्ली के केजरीवाल साहब ने अभी एक स्कीम चलाई जिसके अंदर हर घर में राशन पहुंचाने की स्कीम बनाई है कोविड-19 की परिस्थिति में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, सभी घरों में राशन पहुंचे, वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम चलाई जाए और 6 से 7 महीनों के अंदर हर डोर स्टेप पे डिलीवरी का प्रोसेस हो जाए, हर डोर स्टेप पे ये सारी सुविधाएं मिल जाए ताकि जाना ना पड़े। अगला पॉइंट आता है नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच साइंड कोऑपरेट एजेंसी पैक्ट विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने साइन किया है अभी एलआईसी कॉर्पोरेशन के साथ में, इंडिया के साथ में। एलआईसी के साथ में वैसे तो बहुत सारे धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यूनियन बैंक ने, जिसका मर्जर ऑलरेडी आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ हो चुका है, तो इन दोनों ने मिलकर एक क्या करी है, एक मुहिम शुरू करी है, एक शुरुआत करी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से अवसर प्राप्त हो सकें और इनके पास भी प्रोडक्ट सेल करने के तरीके आ सकें, अपने ही बैंक्स के अंदर ये एलआईसी के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज को चला सकें। अगला न्यूज आता है फैमपे। फैमपे एक ऐसा कार्ड था, बताया था मैंने, जिसके अंदर बच्चों को एक कार्ड दिया गया जिसपे कोई नंबर नहीं है, माता पिता के अकाउंट के साथ जॉइंट अकाउंट में कार्ड यूज किया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से ये लोग एक दूसरे का काम कर सकें। तो किस बैंक ने ये शुरू किया है? फैमपे आईडीएफसी बैंक के द्वारा इसे शुरू किया गया है। याद रखिएगा, ये एक तरीके से माता पिता इस पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएंगे और मॉनिटरिंग के आधार पर तेजी से यहां पर काम हो पाएगा और बच्चों को एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं करनी पड़ेगी। जहां पर आवश्यकता होगी बच्चे इस कार्ड का प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो चलिए इसी बात पर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की जीडीपी की अब बात आती है, भारत की जीडीपी की यहाँ पर बात आती है। तो भारत की जीडीपी की जब बात आती है तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर नोमुरा के आधार पर क्या है, तो रेशियो आता है 6.1%। हालात खराब हैं, धीरे धीरे परिस्थिति डाउन होती जा रही है। तो जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है -6.1% फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, क्योंकि वीकन हो रहा है देश कमजोर हो रहा है, परिस्थितियां खराब हो रही हैं। अगला न्यूज आता है कि इंडियन पीएसयू सप्लाई 20.60 मिलियन टन डीडीटी। अभी बताया था मैंने कि साउथ अफ्रीका के साथ में यहां पर क्या किया गया है, डीडीटी यानी दवाई भेजी जा रही है और डब्ल्यूपी भी दवाई भेजी जा रही है, जो वेटेबल पाउडर है वो भेजा जा रहा है ताकि वहां पर मलेरिया से जीता जा सके। तो कौन सी कंपनी भेज रही है? HIL। और HIL कौन सी है? हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। ये और भी बहुत सारी कंपनियों में भेजती है, लेकिन इस बार जो जा रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, ये मोजाम्बिक में उतारा जाएगा, मोजाम्बिक के अंदर ये सेक्शन चलाया जाएगा।
MOU साइन किया गया है। एक तरीके से मेडिकल सर्विस यूनिट चलाई जाएगी दूसरे देश के अंदर, मेडिकल सर्विस चलाई जाएगी दूसरे देश के अंदर। तो कौन से देश में चलाई जाएगी? मालदीव के साथ शुरू किया गया है, जिसमें भारत लगभग $7.5 मिलियन का एक्सपेंस करेगा और यहां पर सभी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज चलाई जाएंगी, जहां पर हॉस्पिटल्स को किट्स और बाकी सभी सामान प्रोवाइड होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेम द स्टेट, वो कौन सी स्टेट है जिसने एक अमूल कंपनी के साथ में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एनकरेज करने के लिए सरकारी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव्स के अंदर मदद करने का प्रयास किया है? तो वो पर जगह आती है हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कल ही एक साइन किया था, कल 2 दिन में, अभी हाल ही में साइन किया है, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एनकरेज किया जा सके, कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट मिले और गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, अभी कौन सा ऐसा IIT है, कौन सा ऐसा IIT है जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वहां पर अलग से एक तरीके से ITI के सेक्शंस और IIT के लिए टेक्नोलॉजिकल सेक्शंस को डेवलप करेगा? तो यहां पर आता है हमारे पास आंसर रोपड़। ये यहां पर अलग अलग से सेटअप बनाए जाएंगे ताकि वहां पर पंजाब में गुरदासपुर के अंदर, गुरदासपुर के अलावा और भी पंजाब की मुख्य जगहों पर ऐसे सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा, ताकि पंजाब में भी ताकि आगे शिक्षा के स्तर को उठाया जा सके। अगला पॉइंट आता है, वो कौन सा पर्सन है जो अपॉइंट हुआ है चेयर पर, एज द चेयर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ द नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट अथॉरिटी? तो ये भी हमने कल ही पढ़ाया था, M नारायण स्वामी जो हैं अभी IIBM के द्वारा चलाए जाने वाले वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यहां पर अपॉइंट किया गया है टेक्निकल एडवाइजरी टीम के अंदर। अगला न्यूज आता है, कौन से ऐसे पर्सन हैं अभी who has been appointed as the MD and CEO of SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो MD भी बना है और CEO भी बना है, कहां का? जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। तो यहां पर अभी एक आंसर आता है प्रकाश चंद्र कंदपाल जो है, इन्हें SBI के इंश्योरेंस लिमिटेड में अनाउंस किया गया है और इन्हें पोस्ट प्रोवाइड की गई है। इन्होंने पुष्प पात्रा को बेसिकली रिप्लेस किया है, उन पे जीत हासिल करी है और फाइनली ये पोस्ट अभी एक्सेप्ट करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आता है सुमित देव का। सुमित देव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन। सुमित देव को एक चेयरपर्सन की तरह, मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह PSU फैसिलिटीज में, कौन सी PSU फैसिलिटीज में ऐड किया गया है? तो ऑप्शन आता है आपके पास में NMDC के अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया है। NMDC का मतलब होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहां पर इन्हें अपॉइंट किया गया है 28 फरवरी 2030 के आधार पर। तो यहां पर हमारी आज की सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।